गांव के मोड़ पर एक पुराना ढाबा है। इस ढाबे की खुशबू पूरे गांव में फैली रहती है। यहाँ के मालिक हैं जगदीश दादा। उम्र लगभग 80 साल, मगर हाथों में अब भी वही जादू। जगदीश दादा तवे के पास बैठे पुलाव चला रहे हैं। धुआं उठ रहा है, खुशबू फैल रही है। गांव वाले इंतजार कर रहे हैं। अरे जगदीश काका, ये खुशबू तो आज भी वैसी ही है जैसे 30 साल पहले होती थी। तनिक भी कमी नहीं आई। अरे रामू, उम्र भले बढ़ती जाए पर हाथ का हुनर कहाँ बुरा होता है। ये तो बस अभ्यास की बात है। दादा, आप तो 80 बरस के हो गए, अब तनिक आराम भी करिए। कब तक अकेले ये ढाबा संभालेंगे? अरे भाई, जब तक शरीर में जान है तब तक काम करेंगे। ये ढाबा ही तो हमारी जिंदगी है। और दादा, आपके दोनों बेटे तो हैं ना, मोहन और छगन, दोनों की शादी भी हो गई, फिर भी दोनों घर में बैठे रहते हैं। एक बार भी ढाबे पर आकर हाथ नहीं बटाते। अरे छोड़ो भाई, अभी सीखेंगे, धीरे धीरे बच्चे हैं। हमारे समय आने पर सब समझ जाएंगे। आखिर अपने ही बच्चे हैं। मेहनत और जिम्मेदारी का मतलब भी एक दिन जरूर समझेंगे। दादा माफ करना, पर ये बात हम बार बार कहते हैं। बच्चों को अभी से जिम्मेदार सिखाइए। कल को अगर आप ना रहे तो ये ढाबा कौन संभालेगा? मोहन, छगन तो दिन भर घर में पड़े रहते हैं। तुम्हारी बात सही है भाई, हम भी सोचते हैं ये बात को। चलो, आज का पुलाव तैयार है, पहले खाओ फिर बात करेंगे। जगदीश दादा सबको प्लेटों में पुलाव परोसते हैं। सब खाकर वाह वाह करते हैं, मगर जगदीश दादा के मन में गांव वालों की बात घूमती रहती है। गांव वाले सही कहते हैं। अब मुझे मोहन और जगन को काम पर लगाना ही होगा। दोनों घर पर खाली बैठे रहते हैं। आज ही घर जाकर दोनों से बात करता हूँ। गांव के घर के अंदर एक कमरे में मोहन की पत्नी और छगन की पत्नी बैठी बतिया रही हैं। सुनो उर्मिला, अब तो बाबूजी बूढ़े हो गए हैं। ये सही समय है कि घर, खेत, ढाबा सब कुछ अपने नाम करवा लें। बाद में मौका हाथ से निकल गया तो पछताना पड़ेगा। हाँ दीदी, हम भी यही सोच रहे थे। कब तक इंतजार करेंगे? बाबूजी का कुछ भरोसा नहीं कभी भी। अरे चुप रहो, ऐसा मत बोलो। पर बात तो सही है, जब तक सब कागज पर नहीं होगा तब तक चैन नहीं मिलेगा हमको। दीदी सच कहूँ, हमको तो बस एक ही चिंता है। जब से शादी होकर आई हूँ, वो बनारसी साड़ी का सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ। जिस दिन ढाबा और खेत हमरे नाम हो जाएंगे, उसी दिन बाजार जाकर सबसे महंगी बनारसी साड़ी खरीदेंगे। अरे तुम और तुम्हारी साड़ी, कब से ई सपना पाले बैठी हो। चलो अच्छा है, तुम्हारा भी कुछ सपना पूरा हो जाएगा हमारी मेहनत से। मेहनत काहे की दीदी, हमने कौन सा पसीना बहाया। बस बाबूजी को थोड़ा समझाना है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। शाम को ढाबे से काम करके जगदीश दादा घर आते। मोहन और छगन उनके सामने आ जाते हैं। बाबूजी, एक बात करनी थी आपसे। हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? बाबूजी, हम दोनों अब बड़े हो गए हैं, शादी भी हो गई है दोनों की। तो हम सोच रहे थे कि घर, खेत और ढाबा सब हमरे नाम कर दीजिए। जगदीश दादा थोड़ी देर चुप रहते हैं, फिर हल्के से मुस्कुराते हैं। अरे बेटा, ये सब तो एक दिन तुम्हारा ही होगा। तुम मेरे बेटे हो, तुमसे बड़ा हकदार कौन होगा? पर एक बात बताओ, तुम दोनों कभी ढाबे पर आए हो? कभी हाथ बटाया है हमारा? बाबूजी, वो हम आते तो हैं, मन में बस समय नहीं मिलता। सोचते हैं कि रोज आपके साथ काम में हाथ बटाएं, लेकिन किसी ना किसी काम में उलझ जाते हैं। समय नहीं मिलता या मेहनत करने का मन नहीं करता? बेटा, ये ढाबा सिर्फ ईंट पत्थर की दुकान नहीं है, ये पूरे गांव का भरोसा है। अगर मैं कल को काम ना कर पाया तो कौन संभालेगा? बाबूजी, हम संभाल लेंगे, आप बस कागज तैयार करवा दीजिए, बाकी हम देख लेंगे। बेटा, कागज बनवाना कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात यह है कि तुम दोनों इस ढाबे की, इस मेहनत की कदर करते हो या नहीं। बाबूजी, हम सीख लेंगे, आप सिखा दीजिए। बस एक बार कागज पर अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। ठीक है बेटा, कल सुबह मैं कागज तैयार करवा दूंगा। मोहन और छगन के चेहरे खुशी से चमक उठते हैं। हे भगवान, कहाँ चूक हो गई हमसे। बच्चों को इतना प्यार दिया, कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी, फिर भी दोनों को बस संपत्ति की पड़ी है। सुनती हो, हमारे बेटे बड़े हो गए पर समझदार नहीं हुए। अगर आज हम इनको यूं ही सब कुछ सौंप दें तो ई ढाबा, ई मेहनत सब बर्बाद हो जाएगा। इनको ई नहीं पता कि एक एक दाना जोड़कर ई सब बनाया है हमने
अगली सुबह घर में हलचल मची हुई है। जगदीश दादा अपने कमरे में नहीं है। चारपाई खाली है, दरवाजा खुला हुआ है। बाबूजी ओ बाबूजी कहाँ गए आप? अरे भैया कमरे में तो नहीं है, ढाबे पर गए होंगे शायद। अरे रुको, पहले यह देखो कि कागजात कहाँ हैं। बाबूजी बोले थे ना आज कागज तैयार करवाएंगे। हाय राम, कहीं बाबूजी बिना कागज बनवाए ही तो नहीं चले गए? ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। अगर बाबूजी को कुछ हो गया तो कागज का क्या होगा? भैया पहले ढाबे पर जाकर देखते हैं, शायद वहीं हो। दोनों भाई गांव में इधर उधर पूछताछ करते हैं। काका आपने बाबूजी को देखा? सुबह से घर में नहीं है। नहीं बेटा, हमने तो नहीं देखा। ढाबा भी तो आज बंद है। ढाबा बंद है? ये तो पहली बार हुआ। बाबूजी ने तो कभी ढाबा बंद नहीं किया। आखिर आज ऐसा क्या हो गया कि ढाबा भी बंद पड़ा है? जरूर कोई बात है। शाम हो जाती है पर जगदीश दादा का कहीं पता नहीं चलता। घर में सन्नाटा और चिंता का माहौल है। छगन अब क्या करें, बाबूजी कहीं मिल ही नहीं रहे। भैया हमें डर लग रहा है, कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। अरे अनहोनी की बात छोड़ो, पहले ये सोचो कि कागजात का क्या होगा। अगर बाबूजी को कुछ हो गया तो संपत्ति का मामला उलझ जाएगा। तुम्हें अभी भी संपत्ति की पड़ी है। बाबूजी गायब हैं। और तुम सब चिंता और असमंजस में डूबे रहते हैं। किसी को समझ में नहीं आता कि आखिर जगदीश काका गए तो गए कहाँ। अगले दिन दोपहर घर के बाहर से एक तेज आवाज आती है। अरे जगदीश दादा कहाँ हो भाई? छगन की पत्नी बाहर आती है। कौन है आप? बाबूजी तो घर में नहीं है। हम चमन राम है बगल के गांव से। जगदीश जी से हमारा हिसाब बाकी है। मोहन और छगन दौड़ते हुए बाहर आते हैं। 20,000 कैसा हिसाब चमन काका? क्या बाबूजी को 20,000 रुपए देने हैं? चमन काका आप हमें पैसे दे दीजिए, हम बाबूजी को दे देंगे। अभी बाबूजी घर पर नहीं है। अरे बेटा, तुम्हारे बाबूजी ने हमसे 20,000 रुपये उधार लिया था। कहाँ था? ढाबे की कमाई से लौटा देंगे। अब वक्त हो गया है, पैसा वापस चाहिए हमको। पर काका बाबूजी तो घर में है ही नहीं, कहाँ गए हमें भी नहीं पता। ये हमारी समस्या नहीं है बेटा। जगदीश जी हो या ना हो, कर्ज तो उनके परिवार का है। हमको हमारा पैसा चाहिए बस। चमन काका हमारे पास अभी पैसे वैसे नहीं हैं। बाबूजी घर पर नहीं है तो हम आपको पैसे नहीं दे सकते। आप अभी जाइए। देखो बाबुआ, हम अभी प्यार से समझा रहे हैं, इसलिए बात को ज्यादा मत बढ़ाओ। अगर पैसे नहीं मिले तो हमको पुलिस बुलानी पड़ेगी। फिर पुलिस अपने तरीके से तुम लोगों से पैसे वसूल करेगी, समझे? पुलिस का नाम सुनते ही मोहन और छगन की हवा टाइट हो जाती है। ठीक है काका, अभी हमारे पास इतना पैसा नहीं है। तनिक समय दीजिए, हम किसी तरह पैसों का इंतजाम करके आपका पूरा कर्ज चुका देंगे। समय? कब तक समय दे भाई? अगर पैसा नहीं मिला तो हमको मजबूरन थाने जाना पड़ेगा। हाय राम, थाना? हमें तो जेल हो जाएगी। हमरे कपड़े, हमारा मेकअप सब खराब हो जाएगा वहाँ। हम जेल में कैसे रहेंगे? तुम अभी भी कपड़े और मेकअप की सोच रही हो। यहाँ इज्जत का सवाल है और तुम्हें साड़ी की पड़ी है। तो क्या करें? डर लग रहा है हमको। ठीक है, हम तुमको 1 महीने का समय देते हैं। 1 महीने में 20,000 रुपए लेकर आना, नहीं तो सीधे थाने जाएंगे हम। धन्यवाद काका, हम इंतजाम कर लेंगे। सब सन्नाटे में खड़े रहते हैं। चेहरों पर घबराहट साफ दिखती है। घर के अंदर सब लोग बैठकर सिर पकड़े परेशान हैं। अब क्या करें छगन? 20,000 रुपए कहाँ से लाएं? भैया हमारे पास तो 1 फूटी कौड़ी भी नहीं है। खेत में काम करके तो हम कमा नहीं सकते। इतनी धूप और मेहनत हमसे नहीं होगी। और ढाबा भी तो बंद पड़ा है। बाबूजी बिना कुछ बताए गायब हो गए। एक काम करते हैं, ढाबा बेच देते हैं। हाँ भैया सही कहा, ढाबा बेचने से एक झटके में सारी समस्या खत्म हो जाएगी। पर ढाबा बेचने के लिए भी तो कागज चाहिए। कानूनी काम है सब। साहूकार जी के पास चलते हैं, वो गांव के सब मामले जानते हैं, वही मदद करेंगे। हाँ यही ठीक रहेगा। चलो छगन, अभी साहूकार जी के पास चलते हैं। मोहन और छगन साहूकार के पास पहुंचते हैं। साहूकार जी नमस्ते, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। अरे मोहन बेटा, छगन क्या बात है? इतने परेशान क्यों लग रहे हो? साहूकार जी, हम अपना ढाबा बेचना चाहते हैं। हमको पैसों की सख्त जरूरत है। अरे भाई, ये ढाबा तो तुम्हारे बाबूजी पहले ही हमारे पास गिरवी रख चुके हैं।
गिरवी कब? हमें तो कुछ पता ही नहीं। हाँ बेटा, कुछ दिनों की बात है। जगदीश जी खुद आए थे हमारे पास। तो ठीक है, हम खेत बेच देते हैं। वो खेत भी तुम्हारे बाबूजी हमारे पास गिरवी रख चुके हैं बेटा। तुम दोनों के पास तो बेचने के लिए कुछ बचा ही नहीं। मोहन और छगन सन रह जाते हैं, एक दूसरे का मुंह ताकते हैं। कि कैसे हो सकता है? बाबूजी ने हमें बताया तक नहीं। साहूकार जी, हम तो पूरी तरह बर्बाद हो गए। अब क्या करें हम? वे साहूकार को चमन राम और 20,000 रुपए के कर्ज की पूरी बात बताते हैं। देखो बच्चों, चिंता मत करो, एक रास्ता है। तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं। या तो खेत में जाकर मेहनत करो, या फिर अपने बाबूजी का ढाबा फिर से खोलो और वहीं मशहूर पनीर पुलाव बनाकर बेचो। खेत में काम नहीं साहूकार जी, इतनी धूप में हमारी तो कमर ही टूट जाएगी। हाँ, खेत का काम हमसे नहीं होगा, हम ढाबा ही संभालते हैं। ठीक है, तो जाओ ढाबा खोलो, मेहनत करो और जो कमाओगे उसे चमन राम का कर्ज चुकाओ। पर याद रखना, ढाबा और खेत अभी भी गिरवी है, वो अलग से चुकाना पड़ेगा। ठीक है साहूकार जी, हम कोशिश करेंगे। अगली सुबह ढाबे पर मोहन और छगन पहुंचते हैं। दोनों असमंजस में इधर उधर देखते हैं। भैया, ये चावल कितना डालना है और मसाला कहाँ रखा है? अरे हमें क्या पता, हमने तो कभी रसोई में झांका भी नहीं। इसी बीच एक गांव वाला वहां से गुजरता है और हैरान होकर रुक जाता है। अरे वाह, आज तो सूरज पश्चिम से निकला लगता है। जगदीश काका के दोनों बेटे ढाबे पर काम कर रहे हैं। हाँ काका, बाबूजी कुछ दिन के लिए बाहर गए हैं, ढाबा हमने संभाल लिया है। अच्छा, देखते हैं तुम दोनों से पुलाव बनता भी है कि नहीं। भैया, सब हमारा मजाक बना रहे हैं। मजाक नहीं बनाएंगे तो क्या आरती उतारेंगे? चलो फिर से कोशिश करते हैं, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा है। दोनों भाई फिर से हिम्मत करके काम में जुट जाते हैं। धीरे धीरे कुछ बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। छगन, हमारी तो कमर ही टूट गई। ये काम इतना मुश्किल है, हमें कभी पता ही नहीं था। भैया, हमारे हाथ में तो छाले पड़ गए बर्तन मांजते मांजते। बाबूजी, ये सब अकेले कैसे करते थे इतनी उम्र में? सच कहूँ छगन, अब समझ में आ रहा है। बाबूजी रोज सुबह 5 बजे उठकर अकेले सब संभालते थे, बर्तन, ग्राहक, खाना, हिसाब किताब सब कुछ, और हम घर बैठे सिर्फ संपत्ति की मांग करते रहे। हाँ भैया, हमें बाबूजी की मेहनत की कदर ही नहीं थी। धीरे धीरे दिन बीतते हैं, ग्राहक बढ़ने लगते हैं। अरे वाह, आज का पुलाव तो कमाल का बना है। जगदीश दादा जैसा न सही पर स्वाद बढ़िया है। देखा छगन, धीरे धीरे तुम दोनों में सुधार आ रहा है। जगदीश भाई का बेटा होना यूं ही नहीं है। धीरे धीरे ढाबा फिर से गुलजार होने लगता है। ग्राहकों की भीड़ बढ़ती जाती है। मोहन छगन की मेहनत रंग लाने लगती है। 1 महीना बीत चुका है। चमन राम फिर से आते हैं। अरे मोहन, छगन 1 महीना पूरा हो गया, हमारा हिसाब लेकर आए हैं हम। चमन काका, ही लीजिए पूरे 20,000 रुपए। अरे वाह, सच में पूरे 20,000 रुपए? ये तुमने कहाँ से लाए इतने पैसे? काका, हम दोनों ने खुद ढाबा चलाया, पनीर पुलाव बनाया, बेचा और उसी की कमाई से ये पैसा जमा किया। चमन राम पैसे लेकर खुशी खुशी चला जाता है। मोहन और छगन साहूकार के पास पहुंचते हैं। साहूकार जी, हमने चमन काका का पूरा कर्ज चुका दिया। अरे वाह, सच में बहुत बढ़िया बेटा। साहूकार जी, हमने सीख लिया कि मेहनत का असली मतलब क्या होता है। अब हम धीरे धीरे ढाबे और खेत को भी गिरवी से छुड़ाएंगे। आपने हमें ही मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सच कहें, हमें तो कभी उम्मीद ही नहीं थी कि तुम दोनों आलसी लोग सच में मेहनत करना सीख जाओगे। हमें बहुत खुशी हो रही है यह देखकर। साहूकार जी, अब समझ आया कि बाबूजी हमको काहे बार बार मेहनत की बात समझाते थे। इसी बीच साहूकार पीछे की ओर देखकर आवाज लगाते हैं। जगदीश जी, अब निकल आइए, आपके बेटों ने अपना काम कर दिखाया। जगदीश दादा बाहर आते हैं। मोहन और छगन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बाबूजी, आप यहाँ, आप कहाँ चले गए थे इतने दिनों तक? बाबूजी, हमें तो लगा कहीं कुछ अनहोनी हो गई, हम कितना परेशान थे। बेटा, मैं कहीं नहीं गया, मैं यहीं साहूकार भाई के पास रुका हुआ था। ये सब मेरी ही योजना थी। आपकी योजना मतलब चमन काका 20,000 का कर्ज, ढाबा और खेत गिरवी होना, ही सब? हाँ बेटा, मुझे पता था कि तुम दोनों को सिर्फ संपत्ति चाहिए थी।
मेहनत नहीं करनी थी। मैंने साहूकार भाई से पहले ही सब बात कर ली थी और चमन राम भाई भी हमारी योजना का हिस्सा थे। हाँ बच्चों, जगदीश भाई ने हमसे कहा था कि तुम दोनों को सबक सिखाना है। असली में ना कोई कर्ज था, इतना बड़ा खतरा, न कुछ सच में गिरवी था वैसे जैसा तुमने सोचा। ये सब सिर्फ तुम्हें मेहनत की राह पर लाने के लिए किया गया था। बाबूजी, आपने हमसे ये सब छुपा कर काहे किया? आप सीधे भी तो समझा सकते थे। बेटा, मैंने कितनी बार समझाने की कोशिश की, पर तुम दोनों को सिर्फ जमीन जायदाद दिखती थी, मेहनत नहीं। मैं चाहता था कि तुम खुद अपने पसीने की कीमत जानो। बाबूजी, आपने यह सब हमरे भले के लिए किया। हाँ बेटा, मैं तुम्हें बर्बाद नहीं करना चाहता था, मैं तुम्हें बनाना चाहता था। मुझे उम्मीद थी कि तुम दोनों ढाबे पर काम करके समझोगे कि मेहनत का क्या मोल होता है, और आज मुझे बहुत खुशी है तुम दोनों ने यह सबक सीख लिया।